हेलो दोस्तों अगर आप कक्षा 12 में हैं और आप 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को ब्रह्मास्त्र साबित होगा। अगर ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखते हैं तो 80% पेपर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का पेपर पूरा हल कराऊंगा। ये देख ले, आप लोग देख सकते हैं ये पेपर, और ये भी बताऊँगा कि आप लोगों को कितने शब्दों में कौन सा प्रश्न हल करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये कक्षा 12 वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और गारंटी है कि आपके 80+ मार्क भी आएंगे। पेपर का संपूर्ण हल कराऊंगा और 90+ जरूर आएंगे। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों को खंड का से हल करना है। यहाँ पे कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस नियम दिए जाते हैं, बताया जाता है कि किस तरीके से कौन सा प्रश्न हमें सॉल्व करना है। तो 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं आपको क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा आप सब नोट करते जाना। ठीक है, कल्पलता के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो वासुदेव शरण अग्रवाल जो है वो कल्पलता के लेखक हैं। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर खा देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में गा नंबर क्वेश्चन दिया है, आदम कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में घा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्मकथा है। इसके बाद में डा नंबर देख लेते हैं, द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसके बाद में सेकंड में का नंबर दिया है, ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? देखिए इसी तरीके से पेपर आप लोगों को हल करना होगा, यही पेपर आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में खा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की क्या विशेषता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले विनय पत्रिका किस काल की रचना है ये हम लोगों को बताना है। तो ये भक्ति काल की रचना है। इसके बाद में छायावाद की क्या विशेषता है? तो छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। देखिए इसमें भक्ति काल में क्या होता है, ये 16वीं शताब्दी का भक्ति काल है और इसमें जो है तुलसीदास जी की रचना है। ये विनय पत्रिका ये तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कविता संग्रह। इसके बाद में गा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। तो कौन सी ऐसी है जो हरिऔध की रचना नहीं है? तो अनग हरिऔध की रचना नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में घा नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है। तो ये सही हो जाएगा इसका पंचवटी, फर्स्ट नंबर चंपू काव्य है। ठीक है, अष्टछाप के कवि नहीं है। ये इसमें से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? तो परमानंद भी हैं अष्टछाप के कवि, गोविंद स्वामी भी हैं और नंददास भी हैं। तो ईश्वर दास जी जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर दास। इसके बाद में देख लेते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे और 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन होगा। ये आप लोगों को गद्यांश दिया होगा, इसी के आधार पर हमें ये क्वेश्चन का जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं उनका आंसर लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जन, आपको यहाँ से इसका सही से आंसर लिख देना है। राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। तो यहाँ तक आप लोग भाव प्रकट करते हैं, यहाँ तक आप लोगों को लिख देना। एकदम मैं श्योर कह रहा हूँ 100% यही आपका उत्तर होने वाला है। ठीक है, चाहे आप किताब से उठा के भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड नंबर क्वेश्चन का उत्तर हमें लिखना है, प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के, देखो यहाँ पे, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से यहाँ तक लिख देना। दोस्तों ये आप लोग बुक से भी मिला सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम सही आंसर होंगे। ठीक है, इसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? ये भी हम लोगों को लिखना है, विश्वव्यापी का अर्थ और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। तो ये मैं आप लोगों को कॉपी पे लिख के बता दूं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर लिख देते हैं। देखिए विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है, तीसरा हमें उत्तर वहाँ पे डाल देना है। एग्ज़ाम में हमें डालना होगा प्रश्नोत्तर नंबर, आप लोगों को ब्लैक पेन से डालना है। यहाँ पर मैं
पिंक पेन का यूज़ कर रहा हूँ। प्रश्नोत्तर नंबर 3, तीसरे में 3, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का 3। अब यहाँ पे आप लोगों को इसका अर्थ लिखना है सही से। देखिए आप लोगों को किस तरीके से लिखना होगा। विश्वव्यापी, विश्वव्यापी। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसका उत्तर लिख दिया है। विश्वव्यापी का अर्थ संसार में फैला हुआ, मतलब विश्वव्यापी का मतलब संसार, पूरे संसार में फैला हुआ। और आंतरिक आनंद का अर्थ आत्मिक आनंद, मतलब आत्मा का जो आनंद होता है उसे हम आंतरिक आनंद बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे जो हमें ये गद्यांश दिया गया, इसमें जिसके नीचे अंडरलाइन जितने में दिए उसका हमें उसकी व्याख्या हमें लिखनी है। तो इसकी व्याख्या हम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। तो यहाँ तक का हमें लिखना है, ठीक है। तो नीचे हमें हेडिंग डाल के लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, हम यहाँ पे पिंक पेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ये विवरण चिन्ह आप लोगों को लगा देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से, जितने अच्छे राइटिंग में आप लोग लिखेंगे उतना ही आपको अच्छे अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका हमें लिखना है बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी, ये आप लोगों को सही लिख लेना है। बाह्य, बाह्य दृष्टि से देखने पर, बाह्य दृष्टि से देखने पर, बाह्य दृष्टि से देखने पर, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेता हूँ, पूरा लिख के फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है, ठीक है। आगे हम लोगों को लिखना है सहृदयता, सहृदयता, सहृदयता से प्रत्येक। तो देखिए यहाँ से हमें फिर सहृदयता से प्रत्येक संस्कृति के आनंद देने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना का परिचायक है। इस प्रकार वे सभी संस्कृतियाँ एक सूत्र में बंधती हैं। इसका जो ये, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है दोस्तों। देखिए अब इसके बाद का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या तो हमने कर दी है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका हमें लिखना है, इसमें हमें देखिए क्या लिखना रहेगा, इसमें हमें लिखना रहेगा, देखिए सबसे पहले हमें लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का है ना, ये 3 का 5वां क्वेश्चन है, 3 का ये 5th है। तो इसे लिखना है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पर भी हमें लिख देना है उत्तर बी, इस तरीके से हमें लिखना है उत्तर बी मतलब 5। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में, हिंदी गद्य में संकलित, हिंदी गद्य में संकलित राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, इस पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है, निबंध से लिया गया है, या उद्धृत है लिख सकते हो आप लोग, लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। डॉक्टर यहाँ पे लिख देना, इसके लेखक, इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल।
वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से और एनर्जी से आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद में हमें दूसरा पैराग्राफ दिया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अथवा में दिया जाता है दूसरा पैराग्राफ, जिनमें से हमें एक ही करना है, एक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें भी वही जो इसमें दिया होता है क्वेश्चन दिए होते हैं, वैसे इसमें भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो हमें एक ही करना था, एक हम कर चुके हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन दिया है हमें, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें पद्यांश दिया है, अब पद्यांश से हमें उत्तर देने हैं, ठीक है। देखिए पद्यांश हमको दिया है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। मतलब जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत दिखाता है तो उसके सन्निकट जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, मतलब उसके दुख दर्द को मिटाना चाहिए। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। मतलब धीरे धीरे उससे पूछना, उसकी तकलीफ़ जानना, फिर उसके बाद उसकी तकलीफ़ों को दूर करना, मतलब उसको खुश कर देना। हर्षितों सा बनाना मतलब उसको खुश कर देना, ठीक है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी भ्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ये इसका जो है हमें क्या करना है, ये नीचे सब कुछ दिया जाता है। देखिए राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है। इसके बाद में राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के निर्देश दिए। जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी पे आधारित हैं, हमें इसी से मतलब आधारित क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। ये भी हमें वही देखो 5 क्वेश्चन दिए, 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर ये भी हमें मिलने वाले हैं। और ये 10 नंबर मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल फ्री में आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको इसे समझ के लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को हेडिंग डालना होगा प्रश्नोत्तर नंबर 4, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का पहला आंसर लिखना है। पहले में आंसर दिया है राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है, ये हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे उत्तर फर्स्ट, 4 नंबर तो पहले लिख चुका हूँ तो उत्तर फर्स्ट लिखेंगे। राधा पवन को, पवन का मतलब हवा, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के समीप जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाने के संबंध में समझाती है। समीप जाकर उसकी क्लांतियों मतलब दुख दर्द समस्याएं, क्लांतियों को मिटाने के संबंध में समझाती है। मिटाने के संबंध में समझाती है। मिटाने के संबंध में समझाती है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद में जो 2nd नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया। अब यहाँ पे इसी से समझ लीजिए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो धीरे धीरे परस उसके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से समित जन को हर्षितों सा बनाना, मतलब उसको खुश कर देना, ये बता रहा है इसमें। तो इसका 2nd आंसर हम लोगों को लिखना है 2nd। राधा पथिक महिला के तो देखिए राधा पथिक महिला के विकृत वसना न करने का निर्देश देती हुई उसके साथ अच्छा व्यवहार करने को कहती है, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें आगे लिखना होगा प्रश्नोत्तर नंबर 4 का 3rd। ये आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, यहाँ पर मैं पिंक पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग पिंक पेन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उत्तर नंबर 3rd यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है कमल मुख में कौन सा अलंकार है। तो कमल मुख में रूपक अलंकार है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना रूपक अलंकार, सिंपल से और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है।
या तो आपको इस तरीके से लिख देना है कमल मुख में रूपक अलंकार है, ठीक है, बड़ा करके भी आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद में उत्तर नंबर 4, उत्तर 4 आप लोगों को इस तरीके से लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 4 में 4, ठीक है। लिखना है रेखांकित अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका अर्थ लिखना है क्या भाव है उसमें। तो लिखिए यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है रेखांकित अंश का भावार्थ। आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है मोटा मोटा हेडिंग करके, ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन भी कर देनी। यहाँ से आपको विवरण चिन्ह लगा के अब आगे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो लिखना है इसमें राधिका कहती है एक बार आप लोग चाहो तो इसे बुक से भी अपने कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। राधिका कहती है हे पवन जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे। राधिका कहती है हे पवन जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे। क्लांत का मतलब यही होता है क्लांतियों को मिटाना, जो भी मतलब दुखी और निराश परेशान व्यक्ति हो अगर दिखाई दे तो क्या करना है, तो उसके निकट जाकर उसके दुखों को दूर करना। तो उसके निकट जाकर उसके दुखों को दूर करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर कर देना। ये राधिका कह रही है पवन से यानी हवा से, कि धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके मतलब उसके शरीर को छू के उसकी गर्मी को दूर करना और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है उपर्युक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पे लिख देना है प्रश्नोत्तर नंबर 4 का 5th। यहाँ पे लिखना है हमें उत्तर 5th, ठीक है। इसमें लिखना है उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक तो इसका आंसर हमें इस तरीके से देना है उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य में संकलित शीर्षक पवन दूतिका से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमें दिया जाएगा वो इस तरीके से दिया जाएगा कि अथवा करके दिया जाएगा। अथवा में इसमें भी एक हमें पद्यांश दिया रहेगा और उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे जिनको हमें उत्तर देने होंगे। तो इन दोनों में से हमें एक ही करना, एक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, एक ही सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन दिया है। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यहाँ पर आप लोग गलती करते हैं, 80 की बजाय आप 200, 100, 150 शब्दों में लिखते हैं, तो इससे कोई आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। केवल आपको 80 शब्दों में ही लिखना है। मैं आपको एग्जैक्ट 80 शब्दों में लिख के बता रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि आप लोगों को कितने शब्दों में उसे लिखना है। देखिए 80 शब्दों से ज़्यादा में आप लोगों को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो हेडिंग अच्छे से लिखना होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 5वां प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का पहला हमें लिखना है, एक ही करना है तो एक ही करेंगे। तो जीवन परिचय किसका लिखना है, यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल। ये ब्लैक पेन से आप लोगों को हेडिंग डालना है अच्छे से। यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है, लिखना है जीवन परिचय। जितनी अच्छी राइटिंग में लिखने के बाद आप विवरण, ये विवरण चिन्ह होता है, इसे आप लोग लगा के लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म।
तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, इसके बाद अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। अतः उनका बाल्यकाल मतलब बाल्यावस्था, बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंधन पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। पाणिनिकालीन भारत शोध इन्होंने किया था, इस पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है, सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसमें हमसे और भी पूछा गया है कि इनकी कृतियाँ भी लिखे, तो इनकी जो मुख्य कृतियाँ हैं वो भी हम लोगों को लिखना है। यहाँ पे लिखना है कृतियाँ, हेडिंग में लिखना अच्छे से, कृतियाँ, मुख्य कृतियाँ इनकी क्या क्या होंगी। देखिए, सबसे पहले निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में इन्होंने क्या क्या लिखा है। निबंध संग्रह में इन्होंने पृथ्वीपुत्र, पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं पृथ्वी पुत्र, ये सही है, यहाँ पृथ्वी नहीं पृथ्वीपुत्र होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, और इसके बाद में भारत की मौलिक एकता, भारत की मौलिक एकता। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जितना मैंने जीवन परिचय लिखा है ये 80 शब्दों में ही है, इतना ही आप लोगों को लिखना, ज़्यादा आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, ज़्यादा लिखने से आपको कोई नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा। और इसके बाद में संपादन, इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो उसमें जायसीकृत और पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ये जीवन परिचय आप लोगों को कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये 5 नंबर आपको बिल्कुल एकदम क्लियर है। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमें दिया जाएगा खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। वहाँ पर लेखक थे, यहाँ पर एक कवि का जीवन परिचय हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जयशंकर प्रसाद का ही जीवन परिचय में लिखूंगा, केवल 80 शब्दों में हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो देखिए हमें जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है, 5 में खाखंड का उत्तर हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5 खा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालना है, जीवन परिचय डाल के विवरण चिन्ह आप लोगों को लगा देना। इसके बाद में पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगभग परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। देखिए, महाकवि जयशंकर प्रसाद, तो महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। सन 1890, ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना है कि इनका जो जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। ठीक है, उनके पिता एवं बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे, यानी जब जयशंकर प्रसाद जी छोटे थे, बचपन में थे,
तभी उनके पिता और बड़े भाई का देहांत हो गया था, यानी वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो अल्पावस्था में ही प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। अल्पावस्था में ही प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा, मतलब झेलना पड़ा, यानी भार उठाना पड़ा। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने विद्यालयी मतलब स्कूली शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया था। ठीक है, आदि भाषाएं उन्होंने घर पर ही सीखी थी। इसके बाद में अत्यधिक श्रम तथा जीवन, अत्यधिक श्रम तथा जीवन, अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में बीमारी से पीड़ित 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। मतलब 47 वर्ष की आयु में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। अब इसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी होंगी। प्रमुख रचनाएं, मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों को हेडिंग सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से ही डालनी होंगी। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इसमें देखिए कामायनी मेन है, आप लोगों ने सुना होगा। देखिए कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कामना, कल्याणी, अजात शत्रु आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो पंचलाइट। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। देखिए पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश लिखना है अपने शब्दों में, मतलब अधिकतम 80 शब्द होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो पंचलाइट का ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, पंचलाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये जरूर पूछा जाता है, तो आप लोगों को भी यही लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम छठा क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमें फिर से हेडिंग डालना होगा प्रश्नोत्तर नंबर। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे ही आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, आपको 100% अच्छे मार्क मिलेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 6 का उत्तर, यह प्रश्नोत्तर नंबर 6 केवल यही आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें लिखना है कि हेडिंग यहाँ पे ऊपर डालना है पंचलाइट। पंचलाइट, इसका हमें सारांश लिखना है, यहाँ पे लिखनी सारांश। देखिए कहीं कहीं पर दिया होगा कथानक, तो कथानक अलग होता है, सारांश अलग होता है। कथानक का मतलब कथा वस्तु, उसमें क्या कहा गया, किस चीज़ पे विचार किया गया है, ये आप लोगों को उसमें कथा वस्तु में बताना होगा। और अगर सारांश पूछ रहा है तो हमें कहानी के बारे में लिखना है कि कहानी में क्या बातें की गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कहानी में क्या है। कहानी में गांव, पुरानी कहानी बताई जाती है कि गांव में पुराने समय में किस तरीके से लोग टोलियों में बट जाते थे, कि ये बड़े लोगों की टोली है, ये छोटे लोगों की टोली है, ये बड़ी जाति के हैं, ये छोटी जाति के हैं। तो आपसी मतभेद बने रहते थे, हमेशा ईर्ष्या दोष बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उसी के बारे में इस पंचलाइट कहानी में हम लोगों को बताया गया है। तो हम लोग इसका सारांश देख लेते हैं। तो देखिए सारांश को कथानक भी बोल सकते हो। तो रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने, मतलब एक टोली थी जिसका नाम था महतो, रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली तो रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। दोस्तों पेट्रोमैक्स उस ज़माने में, पुराने ज़माने में तेल वेल डाल के कुछ जलाया जाता था, इस तरीके का होता था। मैंने भी देखा नहीं है पर सुना है। ठीक है, तो ये तेल वेल डाल के इसमें जलाया जाता, सब लोग इसे जला भी नहीं पाते थे। ठीक है, तो इस पेट्रोमैक्स को गाँव वाले पंचलैट कहकर पुकारते थे। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलैट कहकर पुकारते थे। इसी पंचलैट के आधार पर इस कहानी का नाम पंचलाइट है। ठीक है, सबको पंचलैट आने की प्रसन्नता थी, सबको पंचलैट तो इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। मतलब सबको पंचलैट आने की बहुत खुशी थी, बहुत प्रसन्न थे सब लोग। इस खुशी में गांव वालों ने क्या किया था, कीर्तन का आयोजन किया था। पुराने ज़माने में ये जब ज़्यादा प्रचलित था।
थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलैट देखने को एकत्र हो गए, लेकिन प्रश्न यह था कि पंचलैट को जलाएगा कौन। तो पंचलैट को जलाना किसी को नहीं आता था। पहले क्या होता है, गांव में कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो सब लोगों को करनी नहीं आती थी, तो उसके लिए एक अलग से स्पेशल व्यक्ति रहता था जो वो काम करता था। तो ये करने के लिए ये प्रश्न था कि मतलब ये पंचलैट को जलाएगा कौन। तो आगे कहानी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि इसको जलाएगा कौन। देखिए, खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ, पंचायत वालों ने यह निर्णय किया कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट नहीं जलाया जाएगा। मतलब गांव के जो पंच थे उन लोगों ने कहा कि दूसरे गांव का या दूसरी पंचायत का कोई भी व्यक्ति यहाँ आके पंचलैट को नहीं जलाएगा, क्योंकि वो लोग नीची जाति के थे या नीची मतलब कास्ट के थे या कमज़ोर लोग थे, तो मतलब आपसी भेदभाव था ना, इसीलिए इन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। ये पंचायत ने अपना फैसला किया। तो आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। ढिबरी का मतलब आप लोग जानते होंगे। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी पुराने ज़माने में क्या होता था, घरों में एक शीशी होती थी, उसमें छेद करके उसमें बाती आती डाल के दिया टाइप में बनाया जाता था, तो उसे ढिबरी ही कहा जाता था, उसे ढिबरी कहा जाता था। ठीक, आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई। क्यों कि पंचलैट का इंतज़ार कर रहे थे सब लोग कि वो जलेगी तो उसका प्रकाश होगा, तो इसीलिए नहीं जलाई। तो पंचलैट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। पंचलैट के न जलने से पंच जो लोग वहाँ के थे उन लोगों के चेहरे उतर गए, पंचों के चेहरे उतर गए। तो फ्रेंड्स, इतना ही आप लोगों को लिखना था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है, इसे आप लोग ध्यान से समझिए और अपनी कॉपी में हो सके तो नोट कर लीजिए। इतना ही आप लोगों को लिखना होगा, 80 सबसे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे किस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए छठे क्वेश्चन में अथवा में दिया, ध्रुव यात्रा अथवा लाटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो अथवा में है, इन दोनों में से एक ही करना है, एक हम लोग कर चुके पंचलाई। ठीक है, इसके बाद में जो 7वां क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। मतलब इतने शब्दों में, जितने में हम लोगों ने ये लिखा है इतने शब्दों में ही आप लोगों को ये वाला भी, इसका भी आंसर लिखना है। तो दोस्तों, अब इसमें देखिए कई खंड काव्य दिए हैं, अगर मैं सभी खंड काव्य कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग खंड काव्य का जो है कथा वस्तु या कथानक अपने हिसाब से अपना देखिए कि आपके ज़िले में कौन सी खंड काव्य चल रही है। मतलब किसी के यहाँ मुक्ति यज्ञ होगी, किसी के यहाँ सत्य की जीत, किसी के यहाँ रश्मि रथी होगी, किसी के यहाँ आलोक व्रत होगी, तो मतलब अलग अलग होगी। तो आपके यहाँ जो भी चलती है आप हमें कमेंट में बताइए, मैं उसका वीडियो भी हो सके तो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन होता है, देखिए हमारे यहाँ तो श्रवण कुमार खंड काव्य चल रहा है हमारे ज़िले में। ठीक है, तो आप लोग अपने ज़िले में कौन सा खंड काव्य चल रहा है आप लोग हमें बताइए। ठीक है, इसके बाद में खंड खा में 8वें का क्वेश्चन दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब 2 नंबर का संदर्भ होगा और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से करेंगे, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हमें संदर्भ किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले तो हमें इसका संकेत डाल देना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 8 में का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें संकेत क्या डालना होगा, शुरुआत के ये पहला जो शुरुआत का शब्द होगा वो ले लेंगे और उसके बाद में अंत का शब्द ले लेंगे, जो भी अंत में होगा। ठीक है, ये हमें संकेत में लिखना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे संस्कृतस्य और डॉट, ये हमें ब्लैक पेन से लिखना रहेगा। ठीक है, तादृशी। ठीक है, पूर्ण विराम। अब इसके बाद में हमें संदर्भ लिखना, हेडिंग हमें लिख देनी है संदर्भ, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है और विवरण चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो संदर्भ में हमें लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में, जो संस्कृत वाला पार्ट है, ठीक है, संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया महत्त्वम नामक पाठ से अवतरित है। संस्कृत भाषाया महत्त्वम मतलब संस्कृत भाषा का महत्व, ठीक है, संस्कृत भाषाया महत्त्वम नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में हमें हेडिंग डालना है मोटा मोटा हिंदी अनुवाद। ये 7 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, आराम से आप लोग पा सकते हो, ठीक है। थोड़ा आप लोग अगर अपना कॉमन सेंस प्रयोग करोगे, ठीक है। विवरण चिन्ह आप लोगों को जरूर लगाना है, इसके बाद में विवरण देना है। तो इसका हिंदी अनुवाद हमें लिखना है, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, ठीक है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है, मतलब भरी हुई है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को लिखना है अधिक क्या कहें। आप लोगों को बहुत ध्यान से ये समझना है, केवल आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तब भी आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। तो बहुत ध्यान से समझना, ये आप लोग नोट भी कर लीजिए और यही हो सके आप लोगों को इसी तरीके से लिखना भी होगा, ठीक है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं है, मतलब अन्य कहीं नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही आराम से क्लियर हो गया। इसके बाद का अथवा में दिया है अगला गद्यांश दिया है, तो ये गद्यांश इन दोनों में से एक ही करना था, तो एक हम लोग कर चुके हैं, ये दूसरा गद्यांश हम लोगों को नहीं करना होगा, ठीक है। इसके बाद में खा नंबर में हमें दिया रहेगा कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब ससंदर्भ का मतलब होता है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका पहले में संदर्भ लिखना है, उसके बाद में हिंदी में अनुवाद भी लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे आइए हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका क्वेश्चन नंबर डाल देना है। 8 में ही ये खा खंड दिया है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 8 खा। तो यहाँ पर हमें 2 श्लोक दिए गए हैं, इन दोनों श्लोकों में से हमें एक ही का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो चाहे ये या ये इनमें से कोई भी एक कर लिए, तो हम लोग सेकेंड वाला ये इसे अथवा में जो दिया इसे हम हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है संदर्भ हेडिंग डाल के, इसके बाद में संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में तो हमें लिखना रहेगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषी रत्नानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। अब इसके बाद में हिंदी अनुवाद लिखना है, हेडिंग लिखना है हिंदी अनुवाद। अब इसका हमें हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है, विवरण चिन्ह के साथ। तो देखिए क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए पहले। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः
स हेतु सर्व विधाना धर्मस्य चा धनस्य चा। तो इसका हमें हिंदी अनुवाद नोट करना है, ठीक है। तो लिखिए, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। जल की, देखिए हिंदी अनुवाद में, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। तो इसके आगे हम लोगों को लिखना है, यही समस्त विधाओं धर्म और धन का कारण है। यही समस्त विधाओं धर्म और धन का कारण है। फिर हमें आगे लिखना है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय होता है। इसके ब्रैकेट में भी कर सकते हो, अर्थात विद्या धर्म या धन का संचय थोड़ा थोड़ा करके होता है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धन और धर्म का संचय किया जाता है या होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन दिया है, 9वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये मुहावरे लोकोक्तियाँ दी हैं, इनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हम लोग इनमें से सबसे पहला दिया है, हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें किस तरीके से हम लिख रहे थे पहले से, उसी तरीके से हमें बेस उसका तैयार करना है। प्रश्नोत्तर नंबर, ये आप लोगों को ज़रूरी लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर, कौन सा प्रश्न है, 9 में फर्स्ट का उत्तर। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर फर्स्ट। इससे एग्जामिनर जो भी आपका जो कॉपी चेक करेगा उससे समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने 90 प्रश्न के पहले खंड का उत्तर दिया है। तो इसका है, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कहावत कही जाती है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका मतलब है प्रत्यक्ष को, इसका अर्थ हमें लिखना है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में आप लोगों को ये सारे मैं बता देता हूँ, हो सकता है एग्ज़ाम में आपके पूछे जाए। देखिए इसके बाद में पापड़ बेलना, तो दूसरा है पापड़ बेलना, हो सकता है इन्हीं में से पूछ दिए जाएं, तो मैं बता देता हूँ पापड़ बेलना। इसका जो सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे, इसका अर्थ होगा कष्ट झेलना। पापड़ बेलना इसका मतलब कष्ट झेलना। फिर इसका वाक्य प्रयोग भी लिखना है। ये लोकोक्तियाँ थी इसलिए इसका केवल अर्थ मैंने लिख दिया था। अब ये मुहावरा, तो उसका मैंने कष्ट झेलना, इसके बाद में इसका अर्थ भी लिखना है। तो इसका अर्थ हम लोग लिखेंगे अपने आप से भी आप बना के लिख सकते हो। अर्थ ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरा अर्थ भी आप लोग अपने आप से बना सकते हैं। भाई को नौकरी प्राप्त कराने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में तीसरा दिया है, सावन हरे न भादों सूखे। तो इसका अर्थ भी आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब हमेशा एक सी स्थिति बने रहना, उसी को कहते हैं सावन हरे न भादों सूखे। सावन हरे न भादों सूखे, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सदैव एक सी स्थिति में रहना, सदैव एक सी स्थिति में रहना, ठीक है। इसके बाद में अगला जो दिया है 4th नंबर, पानी पानी होना। 4th नंबर दिया है पानी पानी होना या मतलब शर्मा जाना। इसका अर्थ हम लोग लिखेंगे शर्मिंदगी अनुभव होना, लिख सकते हो शर्मिंदगी अनुभव होना, मतलब शर्मिंदगी का एहसास होना, पानी पानी, ठीक है। इसका अर्थ हम लोगों को लिखना है
कि दरवाजे की खटखटाहट सुनकर, दरवाजे, आप कुछ भी अपने पास से लिख सकते हो, दरवाजे की खटखटाहट सुनकर, ये आप अपने पास से भी बना के लिख सकते हो, ये मैं लिख रहा हूँ, आप लोग दूसरा भी लिख सकते हो। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर मम्मी भीतर से बड़बड़ाती आई कि इन भिखारियों को नाक में दम कर रखा है। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। परंतु दरवाजे पर मेहमान देखकर पानी पानी हो गई। परंतु दरवाजे पर मेहमान को देखकर पानी पानी हो गई। देखिए, अब इसमें आप लोग को आराम से समझ सकते हो कि दरवाजे की खटखटाहट सुनकर मम्मी ने समझा कि कोई भिखारी होगा, लेकिन वहाँ पे दरवाजे पर देखा जाके तो मेहमान खड़े, तो इसीलिए उनको पानी पानी हो गई, मतलब एकदम शर्म आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अद्यापि का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, अद्य प्लस अपि, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी एग्जाम में कर सकते हो, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसी में सेकंड आप लोग वहाँ हेडिंग डालेंगे 10 में फर्स्ट, 10 नंबर का फर्स्ट। ठीक है, और इसके बाद में फिर सेकंड, 10 का सेकंड डालेंगे। पवन का सही संधि विच्छेद है, तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अना, सा वाला आंसर इसका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको नोट जरूर कीजिए। इसके बाद में थर्ड नंबर दिया है नायका का सही संधि विच्छेद क्या है, तो नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नय प्लस अका, दा, बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में खा नंबर दिया है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए, तो इसमें विभक्ति और वचन के हिसाब से सही चयन करना है। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो इसमें जो है आत्मन में सप्तमी विभक्ति है और एक वचन, सा आंसर बिल्कुल एकदम सही होगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड वाला दिया है सरित शब्द में विभक्ति और वचन है, तो सरित शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा? पंचमी विभक्ति और द्विवचन होगा। ठीक है, इसके बाद में 11 नंबर का है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। ठीक है, 11वां नंबर, तो अभिराम और अभिराम, इसका शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना, अभिराम और अभिराम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुंदर और लगातार, बा आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंशु अंश, अंशु अंश, तो किरण और भाग, इसका सही आंसर हो जाएगा सा। इसके बाद में खा नंबर दिया है इसी में 11 नंबर में, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अब इनमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो हम ये आपको कॉपी पर लिख के मैं बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर सही से डाल देना है 11 में खा, प्रश्नोत्तर नंबर 11 खा। ठीक, तो पहला हमें किसी एक का लिखना है, तो आप लोग एक का लिखेंगे, मैं यहाँ पे तीनों का लिख के आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, अंबर, अंबर, तो अंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश वस्त्र इत्र, आकाश वस्त्र और इत्र, इसके 3 अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, 2 अर्थ पूछ रहे थे, मैंने 3 लिखने हैं, आप लोगों को 2 ही अर्थ लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में सेकंड में दिया है अर्क, अर्क, इसके भी हमें 2 ही आंसर लिखने होंगे, सूर्य और एक पौधा, ये हमें 2 आंसर इसके भी देने होंगे। इसके बाद में थर्ड नंबर दिया है
जनक, जनक का हो जाएगा पिता और राजा। ठीक है, ये दो दो आप लोगों को ऑप्शन दिए थे, मतलब दो दो करने के लिए बताए गए थे, यहाँ पर मैंने दो आपको करके बता दिए। इसके बाद में जो आगे का क्वेश्चन दिया है गा नंबर, उसी में 11 में क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। तो ये वाक्यांश दिए हैं, इनको सबको मतलब चयन करने के एक शब्द, जंगल की अग्नि, इसको एक शब्द में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ, जंगल की अग्नि को दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो जीता ना जा सके, ये आप सबको पता है अजेय होता है। इसके बाद में घा नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। ये आप लोग बहुत इजी, फ्री के नंबर बिल्कुल आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें पहला दिया मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत है, इसको कैसे लिखेंगे, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, इसके बाद में सेकंड, विष्णु के अनेकों नाम हैं, ये आपको बिल्कुल आसानी से आप लोग सही कर सकते हो, विष्णु के अनेक नाम हैं। ठीक है, इसके बाद माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, माधव ने पुस्तक पढ़ी, इसको सही लिखेंगे। ठीक है, मैं पानी पी लिया हूँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंने पानी पी लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 में कहा शांत रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को डाल देना प्रश्नोत्तर नंबर 12, प्रश्नोत्तर नंबर 12। ठीक है, शांत रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर हम श्रृंगार रस का स्थायी भाव और उसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, आप लोग चाहे तो श्रृंगार रस की लिखें और जो भी आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हम श्रृंगार रस की परिभाषा लिख रहे हैं, श्रृंगार रस। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोग जानते हैं, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए श्रृंगार रस रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव रति है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में उदाहरण इसका देख लेते हैं, इसके उदाहरण लिखेंगे। इसका उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन दिया है, श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो ये मैं इसमें देखिए श्लेष या रूपक अलंकार में से कोई आप लोगों को एक ही लिख देना है। तो यहाँ पर मैं रूपक अलंकार लिखूंगा। ठीक है, वही आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, प्रश्नोत्तर नंबर 12 में खा नंबर। ठीक है, तो इसका जो रूपक अलंकार हम लोगों को लिखना है, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो देखिए रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण में लिखना है चरण कमल बंदों हरि राई। तो ये उपमेय और उपमान है। देखिए उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए और उपमान का मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। तो चरण और कमल की तुलना की जा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया है गा नंबर, दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ पे लिखना, मैं यहाँ पे दोहा छंद लिखूंगा। ठीक है, आप लोग कुंडलिया भी लिख सकते हो, तो दोहा मैं यहाँ पे लिखूंगा। एक का ही लिखना है, तो एक का ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो आपको वही लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर, ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है, प्रश्नोत्तर नंबर 12 और 12 में गा खंड, 12 का गा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है दोहा। दोहा क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा जो है वो अर्ध, देखिए दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण देके हम लोग समझते हैं। ठीक है, उदाहरण में हमें लिखना है पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट। तो देखिए
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अब इसमें हम लोगों को चेक करना है कि इसके 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तो इसमें और इसमें 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं 13-13, इसको हम कहते हैं लघु। 3 मात्राएं हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे देखिए ये दीर्घ होगा, ठीक है, ये लघु नहीं होगा, ठीक है। तो 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13, तो पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई। अब हमें तीसरे चरण में देखनी होगी। देखिए यहाँ पे ये लघु नहीं होगा, यहाँ पे रा आ निकला तो इसमें 2 मात्राएं होंगी, इससे दीर्घ कहते हैं, ये 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है। एक मात्रा, एक एक एक, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं यहाँ पर हो गई, और पहले दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। तो इसे देखिए यहाँ पे 11-11 मात्राएं, मतलब यहाँ पे 11 होनी चाहिए और इसमें 13 होनी चाहिए। ये विषम है, विषम भाई, ये विषम है, ये भी विषम होगा, और दूसरा चौथा ये सम होगा, ठीक है, ये सम होगा। ये भी कभी पूछ दिया जाता है ये कैसा छंद है, तो ये सम मात्रिक इसकी जो, तो देखिए यहाँ पे देखिए मंगल मूर्ति रूप, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 मात्राएं हो गई। इसमें भी 3 3 6 2 8 9 10 और 11, इसमें भी 11-11 मात्राएं होंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये 6 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, आप लोगों को ये अगर लिखना नहीं आ रहा तो मैं लिख के बताऊंगा, और आपको इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, वही अपना क्वेश्चन का जो नंबर है वो जरूर डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर। अब हमें 13 नंबर कर रहे हैं तो 13 नंबर लिखना है, ठीक है। इसमें कोई खंड नहीं है, डायरेक्ट 13 नंबर है। इसमें अथवा में भी दिया है, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति है तो उस कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखे। मतलब आवेदन पत्र यहाँ भी है, आवेदन पत्र यहाँ भी है, चाहे इन दोनों में से एक ही करना है तो आप लोग ये कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऊपर वाला ये हल करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को किस तरीके से हल करना होगा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना सेवा में, सेवा में कॉमा लगाना है, सेवा में श्रीमान, इतनी जगह छोड़ के आप लोगों को लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक, शाखा प्रबंधक, श्रीमान शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। आप किसी भी बैंक का लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक लिख रहा हूँ, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, गोमती नगर लखनऊ, ठीक है। आप जहाँ से भी हों आप वहाँ लिख सकते हैं, गोमती नगर लखनऊ। लेकिन आपको कहीं पर कॉपी में नाम या रोल नंबर नहीं डालना है। रोल नंबर जहाँ पे डाला जाता है आपको वहीं पे डालना, बाकी आपका नाम कहीं पर भी नहीं डालना है, ठीक है। इसके बाद में हमें विषय लिखना है कि किस विषय पर हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हमें ये विषय बहुत ज़रूरी होता है लिखना, ठीक है। तो देखिए विषय हमारा हो गया पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण के संबंध में। देखिए ये यहाँ पर इसी चीज़ के लिए हमसे बोला जा रहा है कि पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु लिखना है, ठीक है। तो मैंने विषय भी लिख दिया, जो भी जिसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा आपको वही विषय यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो महोदया, महोदय, इसके बाद में आपको कॉमा लगा देना है। अब यहाँ से नीचे से आपको लिखना है सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है। आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है, ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, ठीक है, इसलिए मैं अपने घर में पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान शुरू करना चाहता हूँ। तो देखिए मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसीलिए मैं अपने घर में पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। परंतु इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे मेरे व्यवसाय के लिए लगने वाले व्यय का विवरण निम्नवत है। तो देखिए दुकान का व्यय 10,000 रुपये, फर्नीचर 10,000 रुपये, पुस्तक सामग्री 20,000 रुपये, अन्य व्यय 20,000 रुपये, मतलब कुल 60,000 रुपये की मुझे आवश्यकता है, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोगों को लिखना, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 60,000 रुपये ऋण प्रदान करने की कृपा करें, कि मुझे 60,000 रुपये
ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे आप लोगों को लिख देना संलग्न दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लिखने हैं। और इसके बाद सबसे नीचे आप लोगों को लिख देना है धन्यवाद, यहाँ पे लिख देना है धन्यवाद, और धन्यवाद के नीचे दिनांक डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रार्थी, जिस तरीके से आप लोग स्कूल में लिखते थे, प्रार्थी में आ बा और सा यानी XYZ। इसके बाद में इसके अलावा आपको नाम या रोल नंबर यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, केवल आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर आप लोग ज़्यादा ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि पर्यावरण प्रदूषण पे आप लोग जरूर निबंध याद करिए। मैं निबंध नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबी हो चुकी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।